है सब। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लाइट का क्या मतलब होता है, हम सबको सिंपल वर्ड में पता है। किसी भी वर्ड को पहले हमें जानना ज़रूरी है। जब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो सीधा-सीधा बात है, लाइट का मतलब सबको पता है ना? लाइट को हिंदी में प्रकाश बोलते हैं। और प्रकाश के बारे में स्टडी करने से पहले थोड़ा-सा इसके इसके कुछ कैरेक्टर हैं, उनके बारे में जानेंगे। लाइट जो है, किसी भी वस्तु पे जब पड़ती है तब हम उसे देख पाते हैं। तो इसका रीज़न क्यों है कि आखिर ये जो लाइट है किसी ऑब्जेक्ट पे जब पड़ी तभी हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं। क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है, जब ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है तो वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आपके आइज़ के पास आता है और यहाँ पे एक प्रतिबिंब बनता है। यानी कि ऑब्जेक्ट की जो छाया है आपकी आँखों पे बनती है, जिसकी वजह से आप वस्तु को देख पाते हैं। तो इतना आसान नहीं है देखना, जैसे हम समझते हैं। और दूसरा कैरेक्टर ये है लाइट का कि लाइट जो है प्रकाश, सपोज दैट प्रकाश नाम का एक लड़का ही ले लो, तो वो एक सीधा लड़का है। तो लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट वे में गमन करती है। गमन कैसे करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है। और थर्ड क्वालिटी क्या है लाइट के बारे में, एक लाइन में कई बार बीपीएससी, कई बार बहुत सारे एग्जाम, इवन रेलवे एसएससी में भी देखोगे, एक शब्द में आपको लिखा रहता है अनुधैर्य। अनुधैर्य ऐसे कर धैर्य करके लिखा रहेगा, या अनुप्रस्थ करके लिखा रहेगा। अनुप्रस्थ ऐसे करके लिखा रहेगा। तो लाइट कैसा है? अनुप्रस्थ है, अनुप्रस्थ है। ठीक है। और आपका जो ध्वनि के बारे में भी हमें नहीं जानना है तो इसको छोड़ दीजिए, अनुप्रस्थ है। तो ठीक है, इसको आपको जानना है, अनुधैर्य क्या है और अनुप्रस्थ क्या है। ठीक है। तो हम बच्चों को जब ध्वनि पढ़ाए थे तो ध का जो प्रोनाउंसिएशन ध के साथ आ रहा था, तो मैंने इसको ऐड कर दिया था कि ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है, जबकि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो तरंग लगा था दोनों के साथ, याद रखिएगा। हाँ बेटा पूछ लो अंशु, कुछ पूछना आपको? नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जो कंटेंट दे रखा है, संसार को हम मुख्य रूप से अपने ज्ञान इंद्रियों से जानते हैं। हम सबके पास कितनी ज्ञान इंद्रियां हैं? एनीवन, कितनी ज्ञान इंद्रियां हैं हम सबके पास? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 6 6 या 5? दे आर द 5 सेंस ऑर्गन इन आवर ह्यूमन बॉडी, जहाँ तक मुझे पता है, और मैंने पढ़ा भी है, कल ही पढ़ा है। तो आई अगर 6 है तो आप काउंट करके बताओ मुझे 6 कैसे हैं? नहीं मैम 5 ही है 5। 5 है। आई है, आईज एक्चुअली लिखेंगे, ईयर्स है। ठीक है, फिर आपका स्किन है, फिर नेक्स्ट क्या है? आई ईयर के बाद टंग, और क्या है बच्चा? और क्या है बताइए? नोज नोज। बहुत अच्छा, कीप इट अप। तो नो, दे आर द 5 सेंस ऑर्गन इन आवर ह्यूमन बॉडी, और इन्हीं सेंस ऑर्गन के बेसिस पे हम संसार को जान पाते हैं, टच करके, छू करके, पहचान के, गंध के द्वारा। तो ये बताया गया है। एक लाइन में बहुत सारा मीनिंग छुपा था। ज्ञानेंद्रियों में से दृष्टि जो है हमारे बॉडी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और मेन ज्ञानेंद्रिय है, यहाँ लिखा भी है। इसकी सहायता से हम पर्वतों, नदियों, पेड़ पौधों, कुर्सियों, मनुष्यों तथा अपने चारों ओर की अनेक वस्तुओं को देखते हैं। हम आकाश में बादल, इंद्रधनुष तथा उड़ते हुए पक्षियों को भी देखते हैं। क्यों देखते हैं? इसका रीजन पहले बता दिया। रात्रि में हम चंद्रमा तथा तारों को देखते हैं। दृष्टि द्वारा ही आप इस पृष्ठ पर छपे शब्दों तथा वाक्यों को देख पाते हैं। ये जो पेज अभी जो हम पढ़ रहे हैं, अपनी आंखों के द्वारा ही यहाँ पे जो जितने भी शब्द हैं, वाक्य हैं, उनको पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि ये सब देखना कैसे संभव हो पाता है? अब हमें ये जानना, अभी तक तो हम लोगों ने जान लिया, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि हमारे आइज़ का क्या इंपॉर्टेंट है, क्या हम करते हैं, आँख से देखते हैं, समझते हैं, चीज़ों को जानते हैं। लेकिन अब आपको जो मेन टॉपिक है ये दिया गया है कि आखिर वस्तुओं को कैसे देखना संभव हो पाता है। तो दूसरा पॉइंट है 16.1, वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है, कि कैसे ये विजुअल हो पा रहा है। तो क्या कभी आपने सोचा है कि हम विभिन्न वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? बहुत सारा कलर है, बहुत सारा शेप और साइज का वस्तु हमारे घरों में ही पड़ा रहता है। बट हम जब देखते हैं तो कभी हम इतना दिमाग नहीं लगाते कि आखिर ये ऐसा क्यों दिख रहा है, ये और ये दूसरे शेप का क्यों दिख रहा है। बहुत सारी चीज़ें हमें एक जैसी ही क्यों नहीं दिख रही हैं। जाहिर सी बात है, सबका अलग अलग स्ट्रक्चर है, कलर है तो अलग ही दिखेगा। लेकिन हमें ये सोचना भी चाहिए कि आखिर कैसे दिख रहा है। आप कह सकते हैं कि हम वस्तुओं को नेत्रों से देखते हैं, अपने आइज़ के थ्रू, लेकिन क्या आप अंधेरे में किसी वस्तु को देख पाते हैं? अगर मेरा ये कमरा है, अगर यहाँ पे मैं अभी अभी लाइट ऑफ कर दूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है मैं ही बहुत सारी चीज़ें नहीं देख पाऊँगी। इसका अर्थ है कि केवल नेत्रों द्वारा हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप अंधेरे कमरे में अगर आप हैं, तो किसी वस्तु को देख पाएँगे? ज़ाहिर-सी बात है नहीं देख पाएँगे। लेकिन इसका मतलब सिर्फ़ ये भी नहीं है कि हम सिर्फ़ अपने आँखों के द्वारा ही किसी वस्तु को
इसका केवल नेत्रों के द्वारा हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते, ये भी नहीं है। किसी वस्तु को हम तब देख पाते हैं जब वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है, और नेत्र पे प्रवेश करके क्या होता है, वहां एक अपनी शैडो, छाया या प्रतिबिंब या चित्र जो बोले आप, वो फॉर्म करता है यानी बनाता है। यह प्रकाश वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित अथवा उसे परावर्तित हुआ हो सकता है। कभी कभी वो जो लाइट है वो वस्तु में एब्जॉर्ब हो जाता है और कभी कभी रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक आता है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया, इस सबको इरेज करके फिर से थोड़ा समझा देते हैं कैसे होता है आखिर। सपोज दैट ये प्रकाश है और किसी भी ये जो लाइट है जा रहा है, और जैसे मान लो यहाँ पे कुछ गोल सामान रखा है और यहाँ पे पड़ेगा, इस पे पड़ेगा, जाहिर सी बात है लाइट पड़ी, यहाँ पे आके लाइट पड़ी, तो थोड़ा सा जो लाइट है इस वस्तु पे जो पड़ा, तो इसने क्या किया ना, दूसरी दिशा में इस लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया, जिसको हम परावर्तन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन पूरा टर्म हो जाएगा, और रिफ्लेक्ट थोड़ा सा लिटिल वर्ड है, मैं समझा रही हूँ कि कैसे रिफ्लेक्ट करता है। जैसे इस पे पड़ा और इसको वापस दूसरी दिशा में मोड़ दिया, इस मोड़ने के प्रोसेस को, यानी प्रकाश का अपने रास्ते से दूसरे रास्ते में मुड़ने की प्रक्रिया को रिफ्लेक्शन बोलते हैं, जिसको हिंदी में परावर्तन कहते हैं हम लोग। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जब ये लाइट यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे इस पे पड़ता है, इस वाली चीज पे लाइट हमारा पड़ा और मुड़ के वापस गया, तो यहाँ पे सपोज दैट आपकी आंखें हैं, आंखों के पास आपका आया, तो यहाँ पे आएगा तो रेटिना होता है हमारी आंखों में, वहां पे इमेज फॉर्म होता है हमारी आंखों पे, उसकी वजह से ही आप अब इस चीज को देख पाएंगे कि ये गोल है, लाल है या काला है, तो ये देखना संभव हो पाता है। समझ में आ गया। और रिफ्लेक्शन का ही नाम है परावर्तन। इफ सपोज दैट कोई पूछता है व्हाट इज द रिफ्लेक्शन, तो इन अ सिंगल वर्ड वी कैन से दैट द चेंज, जो चेंजिंग होता है लाइट के रास्ते में, उसी को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। आप सिंगल वर्ड में आप समझा सकते हैं। समझ में आया? किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? नहीं मैम। और देखो यहाँ पे उत्सर्जित का मतलब और परावर्तित, ये तो मैंने पहला ये जो टर्म है परावर्तित समझा दिया कि कैसे परावर्तित होता है, यानी दूसरे डायरेक्शन में मुड़ जाता है। लेकिन कई बार चीजें जो है, जैसे ये लाइट है, ये लाइट लिख रही हूँ, जीएसटी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गोल चीज है, इस पे पड़ी, और मान लो कि इसका पूरा सरफेस जो है ये काला है, तो ये जब प्रकाश इस पे पड़ेगा तो ये जो काला सामान है ये पूरे लाइट को अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है, और इससे मुड़ के कुछ भी चीजें नहीं जा पाती हमारे आंखों तक, तो पता चलता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो काला है। तो क्या करता है, ये लाइट सारी अपने प्रकाश को अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, उत्सर्जित कर लेता है। ठीक है। तो इससे वस्तु का रंग निर्धारित होता है कि वो काला है, या जैसा चेंज होके, सपोज दैट लाइट का जो प्रकाश है वो परावर्तित होकर आंखों तक पहुंचा तो कलर डिसाइड हुआ, फिर आप देख भी पाए कि वस्तु कैसी है। अगर नहीं उसका रिफ्लेक्शन हुआ तो आप डिटरमाइन कर देता है हमारा माइंड, हमारा आंख, कि ये जो वस्तु है वो कलरफुल नहीं जबकि काली है। आपने कक्षा 7 में सीखा है कि कोई पॉलिश किया हुआ या चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य करता है। हमारे घरों में एक मिरर होता है, जो आपके पास भी, हर लोग के पास छोटा सा जरूर मिरर होगा, उसके पीछे की जो सतह है वो पेंट की गई रहती है, लाल, हल्का लाल कलर से वो पेंट रहता है, जिसकी वजह से आप आगे साइड में अपना फेस दर्पण में देख पाते हैं। देखा है ना? देखा या नहीं देखा है? हाँ हाँ देखे। दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परावर्तित कर देता है। तो इसी तरह से ये जो मान लो कि दर्पण 3 तरह का होता है, लेकिन मेन जो दर्पण होता है वो समतल दर्पण होता है, जिसके जिसके ये जो सरफेस होती है वो रंगीन होती है, जिसको हम समतल दर्पण बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, जैसा आप अपना इमेज देखते हैं वैसा ही इमेज आपका फॉर्म होता है। जैसे आप खड़े हो जाएंगे तो आपको आपका पैर ऊपर दिखेगा, हाथ आपके जो है यहाँ बगल में दिखेंगे, दाएं बाएं, और आपके पैर नीचे दिखेंगे। तो इस तरीके से सेम, और वस्तु के समान, पिछले क्लास में भी पढ़ाया था, जितनी बड़ी आपकी हाइट होगी उतनी बड़ी ही इमेज फॉर्म होगी। तो समतल दर्पण का ये क्वालिटी होता है कि उसकी एक सतह जो है पॉलिश की गई होती है, यानी रंगीन होती है, और क्या करता है कि अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परावर्तित कर देता है। कोई भी दर्पण है वो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परावर्तित कर देता है, अगर दर्पण है तो। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है और अच्छे से समझेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि किसी पृष्ठ पर पड़ने वाला प्रकाश किस दिशा में परावर्तित होगा? आप बता सकते हैं कि सपोज दैट ये तो एक समतल दर्पण है, 3 तरह का दर्पण हो गया, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण 2 तरह का होता है, एक में आता है अवतल दर्पण और एक आता है उत्तल दर्पण। एक ऐसा बनता है दर्पण, आप सब देखे होंगे, और एक ऐसा बनता है। ठीक है। तो ये 2 गोलीय दर्पण है। तो ये दोनों जो गोलीय दर्पण है ये भी क्या करते हैं, प्रकाश को परावर्तित करते हैं। तो जब दर्पण की बात होगी तो वो क्या करेंगे, प्रकाश को परावर्तित कर देंगे, मतलब दूसरी दिशा में वापस लौटा देंगे।
क्योंकि जब लाइट पड़ेगा तो इसकी सरफेस से पड़ के नीचे में टर्न हो जाएगा, फिर ये जब लाइट पड़ेगा तो इसकी सरफेस से मुड़ के अगर सपोज निकला भी इधर मुड़ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से होगा। परावर्तन का नियम क्या है? परावर्तन का नियम रूल पढ़ना है, कई कई बार एग्जाम में ये भी दे देता है और घुमा के पूछ लेते हैं। समझाया गया है एक्टिविटीज के थ्रू किसी मेज या ड्राइंग बोर्ड पर सफेद कागज की एक शीट लगाइए, एक कंघा लीजिए और इसके इसके बीच के एक दांत को छोड़कर सभी खुले स्थानों को बंद कर दीजिए। जैसे कि आपको क्या करना है, सीधा सीधा समझा देती हूँ। जैसे सपोज दैट आपके पास एक कंघी है, कंघी में बहुत सारे छिद्र होते हैं, ऐसे ऐसे देखे होंगे आप लोग। नीचे का सतह छोड़ भी दे, नीचे का सतह छोड़ भी दो, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे दांत लगी होती है जिसकी वजह से आप बालों को झाड़ पाते हो। तो ये बोल रहे हैं या तो एक सफेद सीट ले लीजिए कागज का या एक काला सीट। तो यहाँ से यहाँ तक को लेकर के आप कवर कर दीजिए। मतलब मैंने काला सीट ले लिया, यहाँ तक को कवर कर दिया मैंने उस कागज के टुकड़े से, और यहाँ तक को मैंने कवर कर दिया। ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग। और बीच वाला एक जो छिद्र है, ध्यान से दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, एक छिद्र छोड़ दिया। यस मैम। अब एक शीशा लिया गया है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो है ये कॉम्ब है, यानी कि कंघा है, ये जो इन्होंने हैंड में लिया है इस व्यक्ति ने, ये कॉम्ब है, हाथ में लिया गया है, बीच में यहाँ पे छोटी सी छिद्र है, और यह एक आपका दर्पण है। ठीक है, इसको रखा गया है सामने। अब सन से आती हुई लाइट को, या तो सन से आती हुई लाइट को भी आप ले सकते हैं, सन की रोशनी में भी कर सकते हैं, या आप टॉर्च है अगर आपके पास तो आप टॉर्च से भी कर सकते हैं। जब आप टॉर्च को ऑन करते हैं, सॉरी, टॉर्च की लाइट को जैसे आप यहाँ पे मारते हैं, तो ये जो छिद्र वाला पार्ट है ना, यहाँ से लाइट पास होते होते ये आपके इस पे चला जाता है। इस पे जैसे जाएगा तो आपको देखोगे कि ये जाएगा तो यहाँ से इधर तो जा रहा है, साथ साथ इधर से टकरा के इधर वापस भी आ रहा है। देख रहे हो ना, जैसे सपोज डेट यहाँ से गया, ए से गया, ये जो है ए से लाइट पास किया, यहाँ बी से गया, और सी से यहाँ देखोगे रिटर्न होके ये इधर मुड़ भी जाता है। तो इस चीज को समझाया गया कि मतलब एक डायरेक्शन से लाइट जा रहा है और दूसरी डायरेक्शन से वापस आ जा रहा है, तो इसको बोलते हैं परावर्तन, यानी कि लाइट का जो डायरेक्शन है मुड़ जाता है। तो परावर्तन दर्शाने की ये जो तरीके, जो व्यवस्था थी, उसको समझाया गया है एक्टिविटीज के थ्रू कि कैसे एक छोटे से छिद्र, ये पूरे कॉम को आपने ब्लैक सरफेस से ढक दिया या व्हाइट सरफेस से, लेकिन एक छोटे से छिद्र से होकर लाइट पास कर रहा है, तो कैसे इसकी सतह से टकराता है, दर्पण की सतह से, और फिर दूसरी डायरेक्शन से वापस मुड़ जाता है। यहाँ लिखा भी है उस सारे ये जो जितने भी पॉइंट दिए गए थे, इसका मतलब यही था। दर्पण से टकराने के बाद क्या होता है, देखिए, दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है। जैसे यहाँ पे किरण टकराई और ये दूसरी डायरेक्शन से परावर्तित होकर मुड़ गई। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। अब बोलोगे आप, आपतित किरण कौन है, परावर्तित किरण? तो जैसे किरण, जो किरण जा करके यहाँ से बेटा टॉर्च से जैसे हमने ऑन किया, टॉर्च को जैसे ऑन किया, और ये किरण जो जा रही है और जाके यहाँ पड़ गई, यहाँ पे पड़ गई, तो ये हो गई आपतित किरण। जा गई हुई किरण को कहेंगे हम आपतित किरण, आपतित किरण। और ये जो बी, यहाँ से बी तक गई, ये पूरी आपतित किरण है। लेकिन ये जो सी से पूरी वापस लौट रही है, परावर्तित किरण हम इसको बोलेंगे, क्योंकि ये परावर्तित होकर वापस लौट रही है। तो दो टाइप का रे फॉर्म हुआ, एक आपतित किरण और एक परावर्तित किरण। आपतित किरण जब किसी सरफेस पे पड़ती है, और परावर्तित किरण वो लौट जाती है परावर्तन की क्रिया होने के उपरांत। पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ आपने टॉर्च ऑन किया और ये किरण जो सी नंबर की जो किरण है जो लौट रही है, उसको हम परावर्तित किरण कहेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट है, समझने में कोई दिक्कत? नो मैम। तो कोई पूछे तो आप नो बता मैम। सकते हैं कि परावर्तन का क्या नियम है। तो जब परावर्तन की प्रक्रिया होती है, तो लाइट जो है जब एक दर्पण से की सतह से टकराता है, वहां पे परावर्तन की क्रिया के बाद वापस दूसरी दिशा में लौट आता है। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा बोलोगे, जैसे ही जो प्रकाश जाती है और एक पृष्ठ से टकराती है, उसको आपतित किरण कहेंगे, और परावर्तित किरण, परावर्तन की क्रिया के बाद वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। तो ये दो चीज आपको याद रखना है, नाम से ही समझ में आ जाएगा। प्रकाश किरण का अस्तित्व एक आदर्शीकरण है। वास्तव में
हमें प्रकाश का एक संकीर्ण किरण पुंज प्राप्त होता है। ये जो जितना भी यहाँ से लाइट आपको एक छिद्र से देखे ना, किरण पुंज कैसे समझाऊं, जैसे मान लो अभी तो बहुत ज्यादा धूप चल रहा है, बहुत ज्यादा धूप है, बहुत ज्यादा हवा है, और रास्ते में कहीं कहीं अगर आपको पेड़ मिल जाएगा, तो पेड़ के नीचे जब आप खड़े होगे ना, तो साइड साइड में कॉर्नर पे पूरा ठीक है, वहां पे आपको पूरा शैडो मिलेगा। लेकिन कहीं कहीं जहां से पत्तियां, मान लो ये पत्तियां हैं और पत्तियों के बीच से जो छोटा छोटा स्पेस है, वहां से देखोगे ना कि ये जो सन की रोशनी है वहां से छिद्र से होते हुए इस पृथ्वी पे, ये जो अर्थ है वहां पे पड़ रही है और छोटा छोटा किरण बना रही है, लाइट बना रही है, उसी को हम किरण पुंज बोलते हैं, संकीर्ण किरण पुंज। या कोई भी कभी कभी कमरे में भी आप देखोगे कि आपके किसी रूम के होल से, मतलब छिद्र से लाइट इंटर करके आपके रूम में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड किरण पुंज, जो अनेक किरणों से मिलकर बना होता है। बिकॉज लॉट्स ऑफ वहां पे रेज होते हैं जो साथ में जुड़े होते हैं, इसलिए हम बोलेंगे इसको कि ये बहुत सारे किरणों से मिलके बना होता है, और इसलिए हमने इसको नाम दिया किरण का पुंज। इसका मतलब किरण का एक ग्रुप होता है। सरलता के लिए हम प्रकाश के संकीर्ण किरण पुंज के लिए किरण शब्द का उपयोग करते हैं। किरण पुंज के लिए, इस पूरे टर्म के लिए भी हम कई कई बार किरण बोल देते हैं। जैसे कि पेड़ के छोटे छोटे पेड़ के पत्तियों से होते हुए, पेड़ की शाखाओं से छनकर जो प्रकाश आती है, उसको भी हम किरण पुंज या किरण बोल देते हैं। अपने मित्रों की सहायता से कागज पर समतल दर्पण की स्थिति तथा आपतित एवं परावर्तित किरणों को दर्शाने वाली रेखा खींचिए। जो काम आप अभी किए हो उसको आपको दिखाना है, इस एक्टिविटीज के थ्रू दिखाया गया है। दर्पण तथा कंघे को हटाइए। आपने जो दर्पण रखा था इस एक्टिविटीज में, अब बोला जा रहा है कि उसको आप हटा दीजिए। ये कॉम और ये दर्पण दोनों हटा देने हैं। बस अब आपको रिप्रेजेंट करना है कि कैसे आपने किरण को भेजा था और कैसे वो वापस लौट आए। दर्पण को निरूपित करने वाली रेखा के जिस बिंदु पर आपतित किरण दर्पण से टकराती है, उस पर दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचिए। 90 डिग्री पे वो वापस जाएगी और आएगी भी। यह रेखा परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर अभिलंब कहलाती है। जो जो सेंटर पॉइंट होगा, वो जो मेन मेन जो पॉइंट होगा, जहां से जैसे यहाँ पे पड़ी और यहीं से वापस लौट आई, तो इस बीच वाले पॉइंट को हम अभिलंब कहेंगे। और इसको कई बार बीच से लाइन खींच के भी अभिलंब पॉइंट नाम दे दिया जाता है। यानी तो मेन पॉइंट जहां से लाइट रिफ्लेक्ट करके दूसरे रास्ते में जाती है, उस मेन टर्निंग पॉइंट को हम अभिलंब कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा अभिलंब किसे कहते हैं। यानी कि अभिलंब से टकरा के, ऐसा लिखा होगा बुक में बहुत बार कि आपतित किरण अभिलंब से टकरा करके दूसरी दिशा में वापस मुड़ जाती है, ऐसा सुना होगा। या आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु में होते हैं, या तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो समतल का मतलब ये प्लेन सरफेस, इसी प्लेन सरफेस पे तीनों होते हैं। यानी एक आपतित किरण गई और एक परावर्तित किरण लौट आई, ए बी और ये सी, सी वाले को हम बोलेंगे अभिलंब। ए गया आपतित किरण और बी है परावर्तित किरण जो लौट आया, सी है आपका अभिलंब, जिस मेन पॉइंट से वो मुड़ के आया है। आपतित किरण आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। यानी कि एक बार जब आपका रे जा रहा था रे, और ये जो अभिलंब है उनके बीच जो कोण बनेगा, यहाँ पे इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, याद रखना। रेज ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको आपतन कोण बोलेंगे, बिकॉज इट इज फॉर्म बाय आपतित किरण, क्योंकि ये आपतित किरण के द्वारा बन रहा है और अभिलंब से सटा हुआ है। तो याद रखिएगा कैसे बना। यहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो बोल देना कि भी नहीं समझ में आया, फिर से समझा देंगे, बस दिमाग में घुसना चाहिए। फिर अब पूछोगे कि मैम तब तो ये वाला, ये इसको बोलेंगे आर नाम दे देंगे। ये वाली किरण जो ये वहां से वापस लौट के आ रही है, आर इसलिए नाम देंगे क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन, रे ऑफ रिफ्लेक्शन रहता है, इसकी वजह से इसको परावर्तित किरण बोलते हैं। जो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं, यानी रे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नाम देते हैं। यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इतना याद रहेगा, आपतन कोण परावर्तन कोण याद रहेगा ना। यस मैम। हाँ, तो याद नहीं रहेगा तो फिर जल्दी बताओ कि आपतन। तो इस बीच वाले अभिलंब तथा ये एंगल ऑफ रे, रिफ्लेक्शन रे जो है, रिफ्लेक्टिव रे, इसके बीच जब एंगल फॉर्म होगा इसी को परावर्तन कोण कहेंगे। और इसके और इसके बीच जो बना इसको हम इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। ठीक है, यानी कि आपतन कोण इसके बीच में बना, इन दोनों के बीच में, और परावर्तन कोण बनेगा तो इन दोनों के बीच में।
अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में परावर्तन कोण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनेगा आपतन कोण। याद रहेगा? यस मैम। हाँ, तो भूलना मत। ठीक है, कोई कुछ बोलता नहीं है। यहां तक हो गया कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच लिखा भी है कि कोण को आपतन कोण कहते हैं, जैसा अभी बताया। यहाँ पे बनेगा आई, है ना? और ये बीच में खींच रहा है बेटा, खींच रहे हैं, इसको दिखा रहे हैं, यानी यही अभिलंब है। इसको परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये इनके बीच बनेगा जब ये लौटेगा तो। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण को मापिए, दोनों का मेजरमेंट क्या आएगा? आपतन कोण और परावर्तन कोण का मेजरमेंट इक्वल आएगा। सपोज इट कई बार क्या होता है ना, थोड़ा सा न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, आजकल का ज्यादा टर्म देखते हैं कि न्यूमेरिकल पूछने का फैशन चल गया है। तो अगर आपको आपतन कोण दे देंगे और तो बोल देना होगा परावर्तन कोण का भी मेजरमेंट सेम होगा, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। ध्यान से देखो, दोनों एंगल के बीच का कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? दोनों का मेजरमेंट यानी साइज दोनों के बीच का सेम होगा। तो कभी भी आई पूछे तो आर बता देना, आर पूछे तो आई बता देना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के माप को मापिए, इसलिए कहा गया है यहाँ पे। इस एक्टिविटीज को आपतन कोण परावर्तित करके कई बार दोहराइए। अब आपको कोण को चेंज करके एक्टिविटीज को बार बार दोहराना है कि इधर आपतन कोण है तो आप इधर कर लीजिए, तो इस एक्टिविटीज को कराया गया है बार बार। ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे देखो, जैसे ये मैं वही समझा रही थी जो ऊपर में समझा रही थी इतने देर तक। यहाँ पे आपतन कोण दिखाया गया है, ये जो जा रहा है, और ये परावर्तन कोण क्योंकि ये लौट रहा है। बीच वाले पार्ट को हमने अभिलंब नाम दिया, जो कि लिखा भी है। आपतन कोण और अभिलंब के बीच क्या बना? आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण बनेगा, और इधर आपका बन जाएगा परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण का निर्माण कैसे हुआ? यहाँ देखिए बीच में निर्माण हुआ है, आई और आर से रिलेट किया गया है इसको। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, इसको बार बार चेंज करके इसका मेजरमेंट यहाँ पे लिखना है। क्या आपतन कोण परावर्तन कोण के बीच कोई संबंध देखते हैं? हम ये देखते हैं कि दोनों कोण बराबर होगा। अगर एक का वैल्यू 45 होगा तो दूसरा भी 45 होगा, 90 होगा तो दूसरा भी 90 होगा। क्या ये दोनों लगभग बराबर हैं? जाहिर सी बात है बराबर हैं। यदि यह क्रियाकलाप सावधानी पूर्वक किया जाए तो यह देखा जाता है कि क्या देखते हैं हम? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। मैं कितनी बार ये पॉइंट रिपीट कर चुकी हूँ, इट इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा। कभी भी आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा छोटा नहीं होता, बोथ आर इक्वल विथ ईच अदर। आई इक्वल टू एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, याद रखिएगा। यह परावर्तन के नियमों में से एक है। इट इज द मेन रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। यह परावर्तन के नियमों में से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक समतल में होते हैं, क्योंकि ये प्लेन है, ये प्लेन सरफेस है, तो तीनों एक ही सरफेस में है, इसलिए बोला गया है। यदि मैं दर्पण पर प्रकाश अभिलंब के अनुदिश डालूं तो क्या होगा? अब आप प्रकाश को एकदम सीधा डालने के लिए बोला गया है, जैसे अभिलंब के एकदम, अभिलंब के अनुदिश, अभिलंब के समान, तो क्या होगा? तो इस क्रिया को यहाँ पे दोहराया गया है। क्रियाकलाप 60.1 को दोबारा कीजिए। इस एक्टिविटीज को फिर से करने की बात की गई है, 60.1 वाले को, ये जो किया गया है, सॉरी, इस वाले टॉर्च वाले रूल को फिर से हमें करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि जितनी बार हम चीजों को रिपीट करते हैं पता चलता है कुछ नया चीज सीखने को हमें मिलता है। इस बार किसी सख्त कागज की सीट अथवा चार्ट पेपर का उपयोग कीजिए। बहुत हार्ड टाइप के चार्ट पेपर का यूज करना, थोड़ा सा सॉफ्ट था वो, बहुत आसान और सॉफ्ट था, बट आपको अब हार्ड वाला यूज करना है। सीट पेपर के किनारे से थोड़ी बाहर निकली हुई होनी चाहिए, यानी कि जैसे कि मान लो ये आपका सपोज डेट इतना कॉम का लंबाई है, तो सीट पेपर ना बेटा यहाँ किनारे तक निकली होनी चाहिए, यानी कि इसकी लंबाई सीट पेपर की यहाँ तक होनी चाहिए। समझ रहे हो? ये आपका सीट पेपर इतना लंबा होना चाहिए, किनारे तक निकला हुआ होना चाहिए, और ये आपकी कॉम है कंघी। ठीक है, सीट के बाहर निकले वाले भाग को बीच में से काटिए। अब आप ये जो भाग है, ये जो बीच में निकला हुआ पूरा भाग है, बीच से आपको काटना है, इस सीट को ही काटना है बीच से। देखिए लिखा भी है साफ साफ, सीट के बाहर निकले भाग को बीच में से काटिए, बीच से काटना है। परावर्तित किरण को देखिए। अब आप परावर्तित किरण को देखेंगे, जैसे लाइट जो जाएगा वो आपतित किरण, लौटती हुई परावर्तित किरण। सुनिश्चित कीजिए कि परावर्तित किरण कागज के बाहर निकले भाग पर भी दिखाई दे। अब आपको कोशिश करना है जो परावर्तित किरण जो परावर्तित होकर आ रही है वो सीट के बाहर निकला हुआ जो भाग है इस पे भी दिखाई दे। कागज के बाहर निकले उस भाग को मोड़िए जहां पर परावर्तित किरण दिखाई दे रही है। अगर दिखाई दे रही है तो अब आपको इसको क्या करना है? अंदर की ओर इस कागज को मोड़ लेना है। क्या आप अपनी परावर्तित किरण देख पाते हैं?
तब आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपने जो किरण है, जो पेपर है वहां पे जा रहा था, उसको आपने फोल्ड कर दिया। अगर ऐसा है तो आगे देखते हैं, एक्टिविटीज के थ्रू पता चल जाएगा। कागज को पुनः प्रारंभिक अवस्था में लाइए। फिर से इस कागज को आप फोल्ड करके मतलब आपने फोल्ड कर दिया था, उसको फिर से सेम पोजीशन में खोल करके यहाँ पे ले आइए। क्या फिर से दिखेगा आपको? क्या आप फिर से परावर्तित किरण को देख पाते हैं? देख पाएंगे। इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? देखो यहाँ पे ये 1 में दिखाया गया, ए में दिखाया गया है और फिर बी में दिखाया गया है। देखो यहाँ लिखा क्या है, जब मेज पर कागज की पूरी सीट फैलाते हैं तो यह एक तल को निरूपित करती है, पूरा प्लेन सरफेस बन जाता है, क्योंकि पूरी सीट को आपने फैला दिया है। आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये सभी इसी तल में होते हैं। यानी ये सभी है ना एक ही प्लेन सरफेस में हो जाता है। कौन? क्योंकि आप ये जो सीट फैलाए हो, इसके वजह से पूरा एक ही तल में हो जाता है। जब आप कागज को मोड़ देते हैं तो आप एक नया तल बना देते हैं। जैसे जब तक कागज आपका पूरा बिखरा हुआ था, पूरा फैला हुआ था, तो एक अलग प्लेन सरफेस था। लेकिन जैसे आपने इस कागज को थोड़ा सा फोल्ड कर दिया अंदर की ओर, तो एक दूसरा सरफेस बन गया, क्योंकि पहले के कंपेयर में आपका जो सरफेस है वो छोटा हो गया। तो वही बोल रहा है कि एक नया तल बना देते हैं जो उस तल से भिन्न होता है, जिसमें आपतित किरण अभिलंब अभिलंब स्थित है। आपतित किरण तथा अभिलंब स्थित है। तब आप परावर्तित किरण नहीं देख पाते, क्योंकि आपने पेपर को टर्न कर दिया, अंदर की ओर फोल्ड कर दिया है। क्या यह निर्देशित करता है? यह दर्शाता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये सभी एक तल में होते हैं। जाहिर सी बात है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये तीनों एक प्लेन सरफेस में गया, वापस आया तो एक ही तल में है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध कैसे किए हम कि ये जो पूरी कागज की जो शीट थी, हमने जब तक इसको खोला था तो हमें परावर्तित किरण यहाँ से जा रही है तो यहाँ से ही उड़ के आएगी। लेकिन जैसे आप इस कागज को अंदर की ओर फोल्ड कर लोगे तो आपको परावर्तित किरण लौटते हुए नहीं दिखेगी, क्योंकि आप जैसे कागज को छोटा करते हो अंदर की ओर फोल्ड करके, तो वो सरफेस जो आपका प्लेन सरफेस है पहले के कंपेयर में छोटा हो जाता है। तो इससे सिद्ध होता है जब जब खुले रहते हो तो कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये भी हमारे परावर्तन का एक रूल है। तो इस अब थोड़ा सा समझने का जो बारी है, थोड़ा देख लो इमेज के थ्रू। जैसे ये पेपर की एक सीट को लिया गया है, एक दूसरा कलर यूज करें येलो। यहाँ पे देखो पेपर का एक पूरा सीट को फैला दिया गया है, एक समतल की भांति काम कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे आपकी कॉम है जिसके बीच में एक छोटा सा सुराख होगा, लेकिन इस बार आपने पूरा सख्त कागज का यूज करके उसको फोल्ड किया, यानी कवर कर दिया है। और यहाँ पे एक पीछे में दर्पण दिख रहा होगा, शीशा दिख रहा होगा। तो जैसे फिर लाइट को टॉर्च के थ्रू दिए हो तो जो गया, यहाँ पीछे में ध्यान से देखना, दूसरे में दिख रहा है, तो जो गया उसको आपतित किरण बोलेंगे, ठीक है। और जो लौट के यहाँ पे ए बी से लिख देती हूँ, रेड वाले से ए यानी कि आपतित किरण, और बी को येलो से लिख दिया यानी कि परावर्तित किरण। ये लौट रही है, ये जा रही है, ये लौट रही है। लेकिन इसी को जैसे आप फोल्ड कर दोगे, अंदर की ओर टर्न कर दोगे, बीच से कट कर दिया गया, यहाँ पे देखो कागज को बीच से कट कर दिया गया है। तो जैसे आप इस पेपर को कट कर दोगे, अंदर की ओर कवर कर दोगे, अंदर की ओर जब कवर कर दोगे तो ये बी वाली किरण थोड़ी दिखेगी, क्योंकि आपने बीच से कागज को काट के छोटा कर दिया है और इसको आप फोल्ड कर दे रहे हो अंदर की ओर। तो इसका जगह तो आप खत्म कर दे रहे हो कागज को फोल्ड करके, तो दिखेगा कैसे? तो जाहिर सी बात है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये जो बीच वाला पॉइंट है जिस जहां से इसको मोड़ दिया जा रहा है, वो तीनों एक ही समतल प्लेन में होते हैं। इस चीज को यहाँ पे लिखा गया है। पहेली तथा बुझो ने उपरोक्त एक्टिविटीज को टॉर्च के स्थान पर सूर्य को प्रकाश सोर्स के रूप में उपयोग करके कक्ष के बाहर किया। आप कक्षा के बाहर भी चाहो तो इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टॉर्च का यूज किया गया, तो आप सन की लाइट का भी यूज कर सकते हैं। आप भी प्रकाश के सोर्स के रूप में सन का लाइट का यूज कर सकते हैं। इन क्रियाकलापों को किरण वर्ण रेखा उपकरण का उपयोग करके भी किया जा सकता है। यह उपकरण मतलब एनसीईआरटी के द्वारा जो निर्मित किट है उसमें उपलब्ध है। तो एनसीईआरटी के द्वारा जनरली प्रोवाइड कराया जाता है, तो उतना दिमाग नहीं लगाना है। तो मेन पॉइंट है, याद रखना है। अब बुझो का कुछ सवाल है यहाँ पे दिया गया है। बुझो को याद आया कि उसने कक्षा 7 में हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत बच्चे नहीं थे। समतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब के कुल लक्षणों का अध्ययन किया था। समतल दर्पण के द्वारा कैसा कैसा प्रतिबिंब बनता है, कैसा इमेज फॉर्म होता है। पहेली ने उससे उन लक्षणों का स्मरण करने के लिए पूछा। क्या प्रतिबिंब सीधा अथवा उल्टा था? ऐसा था, सीधा या उल्टा था? क्या प्रतिबिंब साइज वस्तु के साइज के बराबर था? तो वस्तु के साइज के बराबर ही था, क्योंकि समतल दर्पण का एक अच्छा सा एग्जांपल ले लो तो आपकी कमरे में जो मिरर लगा है उसमें अगर आप अपने आप को देखते हो तो आपकी हाइट उतनी बड़ी दिखेगी जितने बड़े आप हो। और सीधा दिखता है या उल्टा, ये आप लोग बताओ।
क्या प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पे वस्तु दर्पण के सामने रखी गई है? तो जाहिर सी बात है, जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे वैसे उतनी ही दूरी पे इमेज फॉर्म होगा, पास रहेंगे तो इमेज फॉर्म सामने से नजदीक में होगा। क्या प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? यानी कि समतल दर्पण के द्वारा जो कोई प्रतिबिंब है उसको पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लो पीछे में अगर मान लो लाइट को थोड़ा सा ऑफ कर दिया जाए और एक साइड से लाइट मारा जाए तो दूसरे साइड से उसका शैडो दिखेगा क्या काले पर्दे पे? तो इसको आपको याद रखना है, थोड़ा दिमाग लगाना है कि क्या बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हैं इसके समतल दर्पण के। इस चीज को फिर से रिवील किया जाएगा नेक्स्ट एक्टिविटीज के थ्रू। तो 16.3 में क्या दिया है, बस इजी है, थोड़ा सा इतना बता देते हैं फिर आप लोग को छोड़ देंगे। समतल दर्पण PQ के सामने एक प्रकाश का सोर्स है क्या, O रखा गया है। दर्पण पर दो किरण OA तथा OC आपतित हो रही है। दो किरण पड़ रही है OA तथा OC, और दोनों को आपतित किरण ही कहेंगे क्योंकि OA और OC दोनों उस पर जा रही हैं। क्या आप परावर्तित किरणों की दिशा याद कर सकते हैं? अब आप बताइए कि परावर्तित किरण किधर होगी? जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर आपतित किरण सपोज इधर से गई तो परावर्तन तो इधर ही होगा। समतल दर्पण PQ के पृष्ठ के बिंदुओं A तथा C पर अभिलंब खींचिए। फिर बिंदुओं A तथा C पर परावर्तित किरणें खींचिए। ये खींचने से अच्छा है, एक्टिविटीज को थोड़ा समझते हैं यहाँ पे। जैसे एक समतल दर्पण का सतह है, ये जो पॉलिश किया गया हुआ पार्ट है जिसको आपको लाइनिंग से दिखाया जा रहा है, ये पॉलिश किया हुआ पार्ट है। तो इस पे आपको OA तथा OC आपको यहाँ पे लिखा भी था, ध्यान से देखिए कि समतल दर्पण PQ है, इसके सामने लाइट का एक सोर्स है O, दो किरण पड़ रही है OA तथा OC। लाइट का सोर्स है O और दो किरण पड़ रही है OA तथा OC, दोनों इधर से आ रही हैं, इसलिए हमने दोनों को नाम दिया आपतित किरण। यहीं से लाइट का सोर्स O है, यहाँ से ही किरण पड़ रही है, जहां पे लाइट का सोर्स होगा किरण वहीं से ना आएगी, जाहिर सी बात है वहीं से आएगी। OA एक हो गया आपका, एक किरण हो गया OA और दूसरा है OC, क्योंकि यहीं से दूसरी पड़ रही है O और C, तो दूसरी आपकी हो गई OC, तो दोनों है आपतित किरण। अब परावर्तन हो रहा है तो परावर्तन सतह भी दो है, AB है और CD है, आई थिंक यही है, देखते हैं एक मिनट। हाँ, AB है और CD है, तो परावर्तित किरण कौन सी हो गई, ये सतह पे पड़ी और यहीं से वापस लौट गई, तो AB हमारा क्या है, एक परावर्तित, पहला परावर्तित किरण, और दूसरा क्या है CD, ये परावर्तित किरण। क्योंकि दो आपतित किरण थी तो दो परावर्तित किरण भी फॉर्म होगी। बट आप देखो जहां पे ए वाला पॉइंट पे पड़ा है, ये तो समतल दर्पण का एक सतह है, ए यहाँ पे पड़ा और यहीं से ऊपर की ओर जा रहा है। इस पॉइंट को जहां पे पड़ा है ए वाला लाइट, ए वाला रे जो जहां पड़ा है, इसको अभिलंब ए बोलेंगे। पहला अभिलंब, क्योंकि दो रे पड़ा है तो दो लंब भी बनेगा, तो पहला अभिलंब है हमारा अभिलंब 1, और दूसरा अभिलंब क्या है, जहां पे OC की किरण पड़ी है तो ये अभिलंब हमारा 2 हो गया, तो ये क्या हो गया, अभिलंब 2 का निर्माण हो गया। क्योंकि दो आपतित किरण आई, दो अभिलंब होगा, क्योंकि एक सतह टर्निंग पॉइंट 1 होगा, टर्निंग पॉइंट 2 होगा। तो किरण, ये आपकी आंखें है जहां पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद क्या कहा गया है, इन्हें आगे की ओर बढ़ाइए, क्या ये मिलती है? तो देखो अब आप बोलोगे, थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। जैसे 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 आप ये बी और सी को आपस में आगे की ओर मिलाएंगे, तो पूछा है कि क्या आपस में मिलाते समय ये एक पॉइंट पे मिल जाएंगी, तो यहाँ पे मिला के दिखाया गया है ई पे कि ये दोनों एक दूसरे से मिलकर के क्रॉस होकर आगे की ओर बढ़ जाएंगी। अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हाँ, ये किरणें आपस में मिलेंगी और मिलकर के ई का फॉर्मेशन करेंगी। क्या ये मिलती हैं? अब इन्हें पीछे की ओर बढ़ाइए, आगे की ओर बढ़ाना है, पीछे की ओर भी। क्या अब ये मिलती हैं? यदि ये मिलती हैं तो इस बिंदु पर आई अंकित कीजिए। क्या परावर्तित किरण ई पर स्थित है? तो यहाँ पे याद, अब आप पीछे की ओर भी मिलाना है, आगे की ओर भी मिलाना है। आगे की ओर मिलेगा तो क्या होगा, पीछे की ओर मिलेगा तो क्या होगा, यानी कि ये जो टर्निंग पॉइंट था वहीं से आप फॉर्म करेंगे। तो नीचे वाले में आप देखोगे मिल रहा है, आई थिंक ऊपर नहीं फॉर्म होना चाहिए, लेकिन देखते हैं पहले लिखा क्या है। तो इस बिंदु पर आई, यानी कि नीचे वाले को आई से हम डिनोट किए हैं, जहां पे नीचे की ओर मिला है उसको हम आई से डिनोट किए हैं, नीचे की ओर अगर मिला है तो। अगर ऊपर की ओर मिलेगा तो क्या बोलेंगे? यहां लिखा है क्या परावर्तित किरणें ई पर स्थित पर, यहाँ क्या लिखा है, स्थित पर
स्थित किसी दर्शक के नेत्र को बिंदु आई से आती प्रतीत हो रही है। अब आपको क्या दिखेगा कि ये जो है ना, इस आई को दिखाया गया, आंख को दिखाया गया है, तो ये मान लो कि कोई आदमी है जिसकी आंखें हैं, इसका एक पॉइंट है, तो यहाँ से ये जो है ना, इसको वापस इधर जाता हुआ दिखेगा और तभी ये वस्तु को देख पाता है। तो वही बोल रहा है कि क्या आई से इसको आती हुई दिखेंगी? जाहिर सी बात है, यहाँ से पड़ेगा, इधर मुड़ के जाएगा और फिर इधर से टकरा करके फिर इसकी आंखें की ओर जाएगा। तो उनको तो, देखने वाले को तो यही लगेगा कि ये लाइन जो है, ये जो रेज है, इसकी ओर जा रही है। क्योंकि परावर्तित किरणें वास्तव में आई पर नहीं मिलती, रियल में ये नहीं मिलता, इमेजनरी फॉर्म किया गया है कि अगर 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 मान लो अगर मिलाया जाए तो मिलेगा कि नहीं, तो कोशिश किया गया, नीचे में मिल जाते हैं, बट रियल में ऐसा नहीं होता, वास्तव में आई पर मिलती नहीं है, बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ हमारा इमेजिनेशन। हम स्टडी के फॉर्मेट से अगर देखा जाए, इसको प्रतीत होती है ऐसा कहा जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि बिंदु ओ का आभासी प्रतिबिंब आई पर बनता है, बिकॉज ये लगता है कि वहां पे मिल रहा है, इसलिए हम आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। आभासी का मतलब होता है ऐसा फील होता है कि कुछ दिख रहा है, बट रियल में ऐसा होता नहीं है। इट इज नॉट कंप्लीटली ट्रू और कंप्लीटली फॉल्स, इसलिए हम यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं इस वस्तु का। मान लो ये है, यहाँ पे लाइट पड़ा और यहाँ से वापस गया, तो इस कोई भी सतह है उसका एक आभासी प्रतिबिंब बन गया। तो आभासी प्रतिबिंब बना, तो ये याद रखिएगा। तो बिंदु ओ का जो है, इसी बिंदु ओ का आपको आई पे आभासी प्रतिबिंब दिख रहा है। आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आभासी है। आभासी प्रतिबिंब जो है कभी पर्दे पे फॉर्म नहीं होता है, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। आभासी प्रतिबिंब पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जाता है, इतना याद रखिएगा। आप स्मरण कर सकते हैं कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का भाग दाईं ओर तथा दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है। आपका जो दर्पण है उसमें देखोगे कि दायां भाग बाईं ओर दिखेगा, बायां भाग दाईं ओर दिखेगा। अगर आपने राइट हैंड में वॉच लगा रखी है तो बाईं ओर दिखेगा, बाईं वाला का पार्ट दाईं ओर दिखेगा। ये जनरली होता है। इस घटना को, इस तरीके की जो स्थिति होती है, इसको पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये जनरली आप लोगों को आज जानना था कि आखिर होता कैसे है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत लेंदी और लंबा चैप्टर है। तो थोड़ा सा मेन जो पॉइंट जानना था यहीं तक रहने देते हैं आज के क्लास में। बट एक HW क्या है कि इसमें जो जितना भी पॉइंट आया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद करना है, पॉइंट्स को याद करना है। और बाकी आगे का जो चैप्टर दिया गया, क्योंकि पीडीएफ ग्रुप में अभी तुरंत डल जाएगा, तो आपको रीड करके आना है, क्योंकि समझने में आसानी रहेगा, और रिवाइज जरूर करना है। पूरा चैप्टर एक बार खुद से जल्दी जल्दी जब आप पढ़ेंगे ना, बहुत चीजें माइंड में ग्रैब हो जाएंगी, तो आपको समझ में आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट याद करना है पॉइंट्स को, दूसरा लर्न करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट, और थर्ड इसको पढ़ के रिवाइज करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब बताइए, कुछ ऐसा चीज था जो नहीं समझ में आया, तो फिर से नेक्स्ट क्लास में उसको और अच्छे से बताएंगे।